एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा ब्लड क्या होता है, क्योंकि जितना भी हमारा बॉडी फ्लूइड्स होता है वो सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है, वो हमारे ब्लड लिम्फ पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारा हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। तो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। और ये ब्लड होता क्या है? ये ब्लड सेल होता है, ऑर्गन होता है, टिश्यू होता है, टिश्यू सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। होता क्या है ब्लड? हमारा जो ब्लड होता है वो हमारा टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है? हमारा टिश्यू होता है। ठीक है, टिश्यू हम भी चार तरह देखते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो इन चारों में से किस कैटेगरी में ब्लड का टिश्यू आता है? इस चारों कैटेगरी में से हमारा जो टिश्यू आता है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड क्या होता है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब जब कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी बहुत तरह के होते हैं। अपने पास एडिपोज हो गया, एरुलेट हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये सारा होता है। तो आता किस में है? ये जो ब्लड होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि ये फ्लो करता रहता है पूरी बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्ट करता है काफ़ी सारी चीज़ें, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल्स भी ट्रांसपोर्ट करता है, बाहर निकालता है बॉडी में से। तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो गया, राइट। पर हम इसको क्या करते हैं? हम इसको स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। बोलते हैं स्पेशलाइज क्यों कहते हैं इसको? पहली बात तो ये टिश्यू है, कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये, पर ये स्पेशलाइज्ड है। ऐसा क्या है इसके अंदर जो ये स्पेशलाइज है? इसके अंदर जो है हमारे जो कोलेजन एंड प्रोटीन फाइबर्स होते हैं वो नहीं होते हैं। कोलेजन एंड प्रोटीन फाइबर्स आर एब्सेंट। कोलेजन और प्रोटीन फाइबर जो हमारे होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं, ब्लड में नहीं होते हैं। जिसमें हम जो है कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो हमारे पास सब जगह देखने के लिए मिलते हैं कोलेजन फाइबर्स या प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते ही होते हैं। पर ब्लड एक ऐसी जगह है, ऐसी चीज़ है जहाँ पर कोलेजन और प्रोटीन फाइबर्स नहीं होते हैं। और जब हम इसके ऑरिजिन की बात करते हैं, बायो में हम सब जगह तीन तरह के ऑरिजिन पढ़ते हैं, या तो वो एक्टोडर्म से होती है, या मीजोडर्म से, या एंडोडर्म से। पर जब हम ऑरिजिन की बात करते हैं ब्लड के, तो इसके अंदर जो ऑरिजिन पाई जाती है वो मीजोडर्म होती है। कैसी होती है? मीजोडर्म होती है। ब्लड का जो ऑरिजिन होता है, इसका जो ऑरिजिन होता है ब्लड का, दिस इज ऑफ मीजोडर्म। मीजोडर्म होती है ऑरिजिन इसकी, राइट। तो ब्लड हमारा स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, कोलेजन और प्रोटीन फाइबर्स नहीं होते हैं, ऑरिजिन इसका मीजोडर्म होता है। और ये कितना मिलता है? ये 5 to 6 लीटर्स मिलता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। 5 to 6 लीटर्स ब्लड प्रेजेंट रहता है एक इंडिविजुअल के अंदर। तो ये हमने ब्लड के बारे में पढ़ा कि ब्लड हमारी स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होती है। स्पेशल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास ना तो कोलेजन फाइबर्स रहते हैं ना प्रोटीन फाइबर्स रहते हैं। 5 से 6 लीटर्स ब्लड इसमें प्रेजेंट रहता है, ऑरिजिन इसका मीजोडर्म रहता है। फिर हमने देखा इसमें बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बना होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किन चीज़ों से बना रहता है? वो बना रहता है ब्लड से, ब्लड वेजल्स एंड द हार्ट। ब्लड वेजल्स एंड द हार्ट से हमारा पूरा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बना रहता है। इट परफॉर्म्स वाइटल फंक्शंस इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इनके अलावा, जैसे बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया तो वेस्ट रिमूव करने के लिए होता है, राइट। ये सारी चीज़ रहती हैं। एज वेल एज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज फ्रॉम द बॉडी। वाटर सर्व्स अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिस सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर तो ब्लड काम करता है, पर कुछ एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर वाटर भी सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह बिहेव करता है। उसमें एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हमारा जो स्पॉन्जेस हमने पढ़ा था, पॉरीफेरा के अंदर जो स्पॉन्जेस होता है उसके अंदर भी जो सर्कुलेटरी थिंग्स होते हैं वो किससे होते हैं? वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम से होती हैं, उनके अंदर वाटर मिलता है। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूएंट किस किस से बना है? अभी बताया था,
ब्लड वेजल्स एंड हार्ट से। फंक्शन की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन ग्लूकोज इससे होती हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एमिनो एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम की बात करते हैं, वाटर सर्व एज द प्राइमरी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वेरी अक्रॉस ऑर्गेनिजम्स। स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स यूज वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट वाइल ह्यूमन यूटिलाइज ब्लड एंड लिम्फ। तो इनके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, इनके अंदर आपको वाटर वस्कुलर सिस्टम देखने के लिए मिलता है। इनकी में हम क्या बोलते हैं, क्या देखने के लिए मिलता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम देखने के लिए मिलता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम देखने के लिए मिलता है, राइट। इसमें क्या करते हैं, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो स्पॉन्जेस होते हैं ना, ये पॉरीफेरा का एग्जाम्पल होते हैं। पॉरीफेरा हमारी किंगडम में आता है, एनिमल किंगडम में आता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वेरी अक्रॉस ऑर्गेनिज्म। स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स वाटर की मदद लेते हैं अपना सर्कुलेटरी सिस्टम करवाने के लिए, जबकि ह्यूमंस के अंदर या तो ब्लड मिलेगा और लिव, दोनों चीज़ें रहती हैं। और ब्लड कहाँ सिंथेसाइज्ड होता है, वो रेड बोन मैरो में सिंथेसाइज होता है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड की बात करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर दो कंपोनेंट मिलते हैं ब्लड के, एक तो प्लाज्मा की फॉर्म में और एक फॉर्मिड एलिमेंट की फॉर्म में। जो प्लाज्मा होता है वो 55% रहता है, इसको हम लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। इसके अंदर क्या करते हैं, जो वाटर रहता है वो 90 से 92% रहता है, प्रोटीन्स 6 to 8% रहता है, और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं हमारे पास, इसमें ग्लूकोज रहता है, अमीनो एसिड्स रहते हैं, ग्लूकोज रहता है, अमीनो एसिड्स रहते हैं, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। पर ये कैसे मिलती है, ट्रांजिस्ट फॉर्म में मिलती है। हमेशा हमारी बॉडी में ट्रांजिस्ट फॉर्म में रहेगी। ट्रांजिस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि फ्लो होती हुई रहेगी, कभी भी रुकी भी नहीं रहेगी, कभी भी स्टिल नहीं रहेगी, फ्लो होती हुई रहेगी। तो हमारा जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, जो फॉर्मिड एलिमेंट होता है वो 45% होता है। प्लाज्मा के अंदर वाटर आता है जो सिर्फ 90 से 92% प्रेजेंट रहता है। प्रोटीन्स की बात करते हैं 6 to 8% प्रेजेंट रहता है, और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि ग्लूकोज रह रहा है, अमीनो एसिड रह रहा है, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट। पर ये हमेशा कैसे प्रेजेंट रहेंगे, ये हमेशा ट्रांजिस्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। प्लाज्मा के अंदर हमारे पास सोडियम रहेगा, पोटेशियम रहेगा, बाइकार्बोनेट रहेगा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड रहेगा। तो ये प्रेजेंट किस में रहेगा, एमिनो एसिड रहेगा, ये प्रेजेंट किस में रहेगा, ये ट्रांजिस्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ऑलवेज प्रेजेंट इन ट्रांजिस्ट फॉर्म, ट्रांजिट फॉर्म इन बॉडी। ट्रांजिट का मतलब होता है कि पूरी बॉडी में रहेगा, पर कैसे रहेगा, चलता हुआ रहेगा, कभी भी स्टिल नहीं रहेगा, राइट। तो वी हैव दिस अबाउट प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया कि वाटर 90 से 92%, प्रोटीन 6 to 8, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम रहता है। ट्रांजिस्ट रहता है हमेशा बॉडी के अंदर, इसकी बात करिए। बाकी हम आप देखते हैं हमारा ब्लड कोआगुलेट हो जाता है, हमारा ब्लड जम जाता है, ये चीज़ भी प्लाज्मा के ही अंदर आती है। ब्लड कोआगुलेट होता है हमारा, ब्लड कोआगुलेशन या क्लॉटिंग फैक्टर्स जो रहते हैं, ब्लड कोआगुलेशन और द क्लॉटिंग factors are always present in inactive form, are always present
इन इनएक्टिव फॉर्म। बेसिकली होता क्या है, हमारी जो प्लाज्मा रहती है ना, प्लाज्मा के अंदर कुछ फ्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं और वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। अब इनएक्टिव फॉर्म में ही क्यों रहते हैं, एक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं रहते हैं? अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव फॉर्म में रहेंगे तो हमारा ब्लड जमने लगेगा, हार्ट तक ब्लड नहीं आएगा, हमको बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं उससे। डिजीज़ क्या हो सकती है, हमारी ब्लड ही फ्लो नहीं करेगा, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। तो इसलिए हमेशा हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड रहता है वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जब उसको ज़रूरत पड़ती है तब वो एक्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, उसके बाद जाके हमारा ब्लड क्या करता है, पर्टिकुलर एरिया पे जब चोट लग जाती है उसको तब जाके हमारा ब्लड क्या करता है, हमारा ब्लड जाके उसको कोगुलेट करता है। इसलिए वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये प्लाज्मा की बात हो गई है। फॉर्मेड एलिमेंट की बात करते हैं तो फॉर्मेड एलिमेंट रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इनसे बना रहता है और ये सिर्फ 45% प्रेजेंट रहता है हमारी बॉडी के अंदर। प्लाज्मा कंपोजिशन, वाटर 90 से 92%। प्राइमरी कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स कौन कौन से आते हैं प्लाज्मा के अंदर, फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। फिब्रिनोजेन किस में मदद करता है हमको, फिब्रिनोजेन हमें मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर में, कोगुलेशन के फैक्टर में मदद करता है और वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एल्ब्यूमिन्स की बात करते हैं, एल्ब्यूमिन्स किस में मदद करता है, ये पहली बात बहुत ज़्यादा मिलता है बॉडी के अंदर और ये हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। क्योंकि अगर ऑस्मोटिक बैलेंस ना हो तो हमारी जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं उसमें पानी चला जाएगा तो हमें डिजीज़ हो सकते हैं, डिजीज़ जैसे कि एडिमा हो सकता है हमको, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो एल्ब्यूमिन होता है ऑस्मोटिक को बैलेंस करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। फिर मिनरल्स की बात करते हैं। एज ए टोल्ड यू, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन सब प्रेजेंट रहते हैं, पर कैसे फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट इन ट्रांजिस्ट फॉर्म, ऑलवेज प्रेजेंट इन ट्रांजिस्ट फॉर्म, ऑलवेज प्रेजेंट इन ट्रांजिस्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स, ये सब मिलता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स सर्व specific functions. Fibrinogens are involved in clotting factors. Albumins maintain osmotic balance and globulin play a role in defense mechanism. Globulin किस में रोल प्ले करता है, वो डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है। प्लाज्मा प्रोटीन सर्व एज स्पेसिफिक फंक्शंस। फिब्रिनोजन इन्वॉल्व इन क्लोटिंग, एल्ब्यूमिन मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस एंड ग्लोबुलिन की बात करते हैं तो डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करता है। सो दिस इज़ अबाउट इट। और भी कुछ बात कर सकते हैं तो ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन्स के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस आ रहा है, राइट। ये जो होता है मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है। एल्ब्यूमिन की बात करते हैं तो एल्ब्यूमिन क्या होता है, अपना जो एल्ब्यूमिन होता है वो मोस्ट अबेंडेंट होता है, मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ठीक है। और जब हम ग्लोबुलिन की बात करते हैं तो ग्लोबुलिन जो होता है वो गामा ग्लोबुलिन के अंदर एक आता है गामा ग्लोबुलिन आता है। जब आता है गामा ग्लोबुलिन आता है, जो गामा ग्लोबुलिन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। ये जो मदद करता है, ये एंटीबॉडीज़ में मदद करता है, एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद करता है, हमारी डिफेंस मैकेनिज्म में, हमारी इम्यूनिटी में मदद करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में या फिर इम्यूनिटी में मदद करता है।
ये ग्लोबुलिन। और फिब्रिनोजन तो बताया है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड क्लोटिंग होता है या क्लोटिंग फैक्टर्स होता है। और क्या करता है ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे प्रेजेंट नहीं होता है, एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट इसलिए रहता है जब उसको ज़रूरत पड़ती है तब कुछ एंजाइम्स के थ्रू वो अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है, तब वो जाके क्या कर लेगा, उस चीज़ को क्लॉट कर देगा। जहाँ पे भी हमको चोट लगी होगी, कुछ हुआ होगा, तो वो उस चीज़ को जाके क्लॉट कर देगा, इसे बोलते हैं। तो एल्ब्यूमिन मोस्ट एबेरेंट प्रोटीन होता है हमारे, प्लाज्मा प्रोटीन होता है हमारे पास। ग्लोबुलिन में हम गामा ग्लोबुलिन पढ़ते हैं, वो इम्यूनोग्लोबुलिन भी उसको हम बोलते हैं। एंटीबॉडीज़ और डिफेंस या इम्यूनिटी में मदद करता है ये। और इसकी बात कर ही लेती फिब्रिनोजन की कि ये क्लोटिंग के अंदर इन्वॉल्व कर होता है। फॉर्मेट एलिमेंट्स की बात करते हैं तो फॉर्मेट एलिमेंट्स हमारे पास 3 टाइप्स के आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होती है उसको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, हम उसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और प्लेटलेट्स आती हैं हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। इसमें नंबर की बात करते हैं तो आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब प्रेजेंट रहती है। ल्यूकोसाइट 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब प्रेजेंट रहती है। और प्लेटलेट्स 1,50,000 to 4,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब प्रेजेंट रहती है। ये होता है, कभी कभी ये हमसे ऑर्डर भी पूछ लेते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा होता है। तो जब पूछते हैं कौन सबसे ज़्यादा होता है तब हम बोलते हैं कि आरबीसी सबसे ज़्यादा होती है, दैन हमारी प्लेटलेट्स, दैन डब्ल्यूबीसी। ये हमारा ऑर्डर होता है। हम आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इसके नंबर की बात करते हैं, आरबीसी में 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब आता है, डब्ल्यूबीसी में 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब आता है, और प्लेटलेट्स में 1,50,000 से 4,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब आता है। जब हम कलर की बात करते हैं, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, और हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती हैं वो कलरलेस होती हैं, उनके पास कोई कलर ही नहीं होता है। पर हमारी रेड ब्लड के सेल्स के पास रेड कलर है, क्यों है, क्योंकि उसके पास एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन का, जो कि 12 से 16 ग्राम प्रेजेंट रहता है हमारी बॉडी में पर 100 ml। न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं होता है, प्लेटलेट्स में नहीं होता है, सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है। लाइफ स्पैन की बात करते हैं, आरबीसी के पास 120 डेज़ की होती है, और जब वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं जनरली शॉर्ट लिव, और प्लेटलेट्स की बात करते हैं वो भी शॉर्ट लिव्ड होती हैं। सिर्फ आरबीसी की लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है। फंक्शन की बात करते हैं, आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करती है, डब्ल्यूबीसी डिफेंस में मदद करती है, और प्लेटलेट्स कोगुलेशन ऑफ ब्लड डिफिशेंसी लीड्स टू ब्लड लॉस। हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी मदद करती है, पर इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो ब्लड लॉस में को लीड करती है। सो दिस इज़ अबाउट रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी 5 से 5.4 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होती है, सबसे ज़्यादा होती है आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स होती हैं, फिर डब्ल्यूबीसी होती है। वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के पास कलर नहीं होता है, सिर्फ रेड ब्लड सेल्स के पास होता है। रेड ब्लड सेल्स के पास भी रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, इसलिए होता है। और 12 से 16 ग्राम पर 100 ml आरबीसी हमें मिलती है देखने के लिए। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो आरबीसी और प्लेटलेट दोनों में ही न्यूक्लियस नहीं होता है, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। लाइफ स्पैन की बात करें, आरबीसी में 120 डिग्री होता है, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के अंदर बहुत ही कम लाइफ होती है। और फंक्शन की बात करते हैं तो आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स दोनों क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करते हैं, आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स हमारी डिफेंस में काम करती है, और प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स ब्लड कोगुलेट करने में मदद करता है। इसकी कमी होती है तो हमारी बॉडी से ब्लड लॉस हो जाता है। आरबीसी हमारी बाइकॉन्केव होती है और उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। जिस चीज़ में न्यूक्लियस नहीं होता है उसको हम ई न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इज ई न्यूक्लिएटेड। RBCs are biconcave and enucleated in most mammals. The spleen serves as the graveyard of RBC. Platelets are cell fragments of megakaryocytes.
हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो दो तरह से डिवाइड होती हैं, एक होती है ग्रैन्युलोसाइट्स, दूसरी होती है एग्रैन्युलोसाइट्स। जो हमारी WBC होती है वो दो तरह से डिवाइड होती है, एक होती है अपनी ग्रैन्युलोसाइट्स, एक होती है ग्रैन्युलोसाइट्स, और दूसरी होती है एग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं। जब हम ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करते हैं ना, जब हम ग्रैन्युलोसाइट की बात कर रहे हैं, लाइक हम इसकी बात कर रहे हैं, ये ग्रैन्युलोसाइट्स की बात कर रहे हैं ना हम लोग, इसकी इस वाले ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करते हैं। तो अगर हमें देखना है ना, इसमें भी और पार्ट्स आती हैं, चीज़ें आती हैं, तो ग्रैन्युलो आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो बेसोफिल्स, एज़ोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों पार्ट्स रहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स के। बेसोफिल्स मतलब होता है बेस रहता है पूरा, तो 0.5 से 1% ही प्रेजेंट रहता है, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। एज़ोनोफिल्स हमारी बॉडी में 2-3% प्रेजेंट रहता है। हम ऐसे बोल सकते हैं ना, बोलते हैं जैसे I12 का 3 ऐसे करके ऐसे याद कर सकते हैं। एज़ोनोफिल्स कितना रहता है हमारी बॉडी में, 2-3% प्रेजेंट रहता है। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की, 60 से 65% WBC का न्यूट्रोफिल्स में प्रेजेंट रहता है। बेसोफिल्स की बात करते हैं, 0.5 से 1% रहता है टोटल WBC का। एज़ोनोफिल्स 2 से 3% रहता है, और न्यूट्रोफिल्स 60 से 65% प्रेजेंट रहता है। बेसोफिल्स की बात करते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में मदद करती है, हैपरिन, हिस्टामिन, सेरोटिन को सिक्रेट करती है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है ये, सिक्रेट हैपरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटिन। एज़ोनोफिल इन्फेक्शंस में आती है, एज़ोनोफिल रेसिस्ट इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद एलर्जी रिएक्शंस। और इसके लिए जो एंटीबॉडी होती है एलर्जिक वाली एंटीबॉडी का नाम क्या होता है, एलर्जिक वाली एंटीबॉडी का नाम होता है IgE। एंटीबॉडी, एलर्जी की जो एंटीबॉडीज़ लगती है वो IgE होती है। न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं, 60 से 65% रहता है टोटल WBC का, फैगोसाइटिक एक्शन में मदद करती है। Granulocytes are a category of white blood cells characterized by the presence of granules in the cytoplasm। अगर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स हैं तो वो किसकी कैटेगरी में आएगी, वो वाइट ब्लड सेल्स की कैटेगरी में आएगी। दे प्ले क्रूशियल रोल्स इन द बॉडी डिफेंस सिस्टम, हमारी बॉडी डिफेंस सिस्टम में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। बेसोफिल की बात करते हैं, बिल्कुल बेस से रहते हैं, बेस का रहता है तो ज़्यादा प्रेजेंट नहीं रहेगा, 0.5 से 1% प्रेजेंट रहेगा, और हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशंस होते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व रहेगी। एज़ोनोफिल्स की बात करते हैं, 2-3% ही प्रेजेंट रहेगी। आई हमारी 2 रहती है, 2 से 3% ही प्रेजेंट रहेगी, और इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करेगी और एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड रहेगी। बेस वाला तो इन्फ्लेमेशन आ गया, सेकेंड इज़ोनोफिल रह रहा है, इज़ोनोफिल्स में एलर्जिक रिएक्शन के लिए एंटीबॉडीज़ का जो नाम होता है वो क्या होता है, वो IgE होता है। और जब हम न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं, वो 60 से 65% रहेगी और हमारी डिफेंस मैकेनिज्म में ज़्यादा मदद करेगी, फैगोसाइटिक एक्शन बोलते हैं उसको हम। ग्रैनुलोसाइट्स और एक जब हमारी वाइट ब्लड सेल्स बनती है तो उसके 2 कैटेगरी होती है, ग्रैनुलोसाइट्स होती है और एक ग्रैनुलोसाइट्स होती है। जो हमारी ग्रैनुलोसाइट्स होती है वो वाइट ब्लड सेल्स की कैटेगरी के अंदर आती है, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए उसको ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं, और वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करती है। और फिर हम जब ग्रैनुलोसाइट्स की बात करते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स, इसमें A आ रहा है, ग्रैनुलोसाइट्स, इसके वर्ड में A आ रहा है, इसको हम मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। मोनोसाइट्स 6 to 8% रहता है, और लिम्फोसाइट्स 20 से 25% हमारी वाइट ब्लड सेल्स में रहता है। मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड परफॉर्म फैगोसाइटिक एक्शन एनगल्फिंग एंड डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस एंड सेलुलर डेब्रिस। ये भी फैगोसाइटिक एक्शन में मदद करते हैं, उसको एनगल्फ करता है। एनगल्फ मतलब होता है उसको पकड़ लेते हैं, उसको जकड़ लेते हैं और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं तो लिम्फोसाइट्स आर क्रूशियल इन द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, रिकॉग्नाइजिंग एंटीजेंस एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शंस। लिम्फोसाइट्स हम 2 तरह के पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं T सेल्स पढ़ते हैं और हम B सेल्स पढ़ते हैं, बोन मैरो में और T हेल्पर सेल्स के अंदर जो पढ़ते हैं, तो उसी में मदद करती है, हमारी इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लिम्फोसाइट्स, ऑर्गेनाइजिंग एंटीजेंस एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शंस।
So this is about agranulocytes are white blood cells that lack granules in their cytoplasm. Despite these differences from granulocytes, they are equally important in their body defense system. सो दिस इज़ अबाउट वाइट ब्लड सेल्स. हमने पढ़ लिया. हमने ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर क्या पढ़ा था? हमने ग्रैनुलोसाइट्स में पढ़ा था बेसोफिल्स पढ़ा था, इजेनोफिल्स पढ़ा था और न्यूट्रोफिल्स पढ़ा था. और इसमें देख सकते हैं कि ग्रैनुलोसाइट्स है, साइटोप्लाज्म उसके अंदर आ रहा है, उसके साइटोप्लाज्म की ग्रैन्यूल्स के अंदर आ रही, तो हम उसको ग्रैनुलोसाइट्स बोल रहे हैं. और एक ग्रैनुलोसाइट्स की बात करी तो उसमें मोनोसाइट्स आ रहा है. 6 से 8% प्रेजेंट है. WBC का पार्ट उसमें एनगल्फ कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है. ठीक है. और लिम्फोसाइट्स मेजर प्रेजेंट है. 20 से 25% प्रेजेंट है. ए ग्रैनुलोसाइट्स में मेजर है ये. ठीक है. इम्यून रिस्पॉन्स में मदद कर रहा है और एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए. ए ग्रैनुलोसाइट्स आर वाइट ब्लड सेल्स दैट लैक ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म. ग्रैनुलोसाइट्स का और ए ग्रैनुलोसाइट्स का थोड़ा थोड़ा अलग फंक्शन है, पर ये दोनों ही हमारी डिफेंस मैकेनिज्म को और डिफेंस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में बहुत मदद करते हैं. एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन ब्लड सेल्स. हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो बाइकॉन्केव शेप की होती है, इन्यूक्लेटेड होती है. हम इसको इन्यूक्लेटेड बोल रहे हैं. इन्यूक्लेटेड का मतलब क्या होता है? बेसिकली इन्यूक्लेटेड होता है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस. और इसके अंदर हीमोग्लोबिन कंटेन होता है फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. ये हीमोग्लोबिन कंटेन करती है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए. इस हीमोग्लोबिन की वजह से कुछ पिगमेंट्स आते हैं, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स आते हैं. उसकी वजह से हमारा ब्लड का जो कलर है वो कैसा है? रेड है. स्प्लीन फंक्शंस. स्प्लीन का फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोलते हैं. फिल्टर एंड रिमूव ऑल और डैमेज सेल्स. इम्पॉर्टेंट फॉर इम्यून फंक्शन. इम्यून फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ग्रेवयार्ड ऑफ RBC किसे कहते हैं? बहुत बार पूछा जाता है. स्प्लीन को कहते हैं. फिल्टर और रिमूव ऑल और डैमेज RBC. इंपॉर्टेंट होता है हमारे इम्यून फंक्शन के लिए. प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो सेल फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स के जो सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं उसे हम प्लेटलेट बोलते हैं. ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत असेंशियल होती है और हमारी एक्सेसिव ब्लड लॉस को होने से मदद करती है. अगर इसकी कमी हो जाती है ना तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा लॉस होता रहता है. हमारी बॉडी के अंदर ब्लड लॉस नहीं हो रहा. उसी का एक कारण ये क्योंकि हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स प्रेजेंट है. इसलिए एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग सेल फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोट्स प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस. जब ज़रूरत पड़ती है तब हमारी बॉडी क्या करती है? एक्टिवेट कर देती है क्लोटिंग फैक्टर्स को. तब हमारी बॉडी के अंदर क्लोटिंग हो जाती है. जैसे चोट लगती है तो हमारे पैर में चोट लग गई है, साइकिल चलाते चलाते गिर गए, चोट लग गई, तो उसको में खून आ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है, तो कैसे वो ठीक हो सकता है? हमारी बॉडी जो है कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज़ करती है और वो खून जमने लगता है, तो एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होता है. और एक चीज़ ये भी आती है कि हमारे जितना भी प्लाज्मा होता है, हमारा जो ये प्लाज्मा होता है, अगर हम अपने प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स हटाते हैं तो हमारा सीरम बनता है. क्लॉटिंग फैक्टर्स हटाते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास सीरम बनता है. The unique biconcave shape of RBC increases their surface area for efficient gas exchange. When RBC reach the end of their lifespan, approximately 120 days, they are broken down in the spleen, which serve as the graveyard. हमारी जो RBC होती है बाइकॉन्केव शेप की होती है. बाइकॉन्केव शेप की इसलिए होती है क्योंकि वो सरफेस एरिया बढ़ा देती है. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा ऑक्सीजन और सप्लाई करेगा बॉडी में. और जब 120 डेज़ होने वाले होते हैं RBC को तो वो स्प्लीन में जाके टूटने लगती है. इसलिए हम स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ RBC. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. आज हमने पढ़ा कि हमारा ब्लड से स्टार्ट किया था हमने कि हमारे पास जो ब्लड होता है वो टिश्यू होता है, स्पेशल होता है, 5 से 6 लीटर होता है. स्पेशल बोल रहे हैं क्योंकि इसके पास कोलेजन और प्रोटीन फाइबर्स एब्सेंट है. उसके बाद हमने उसके फंक्शंस पढ़े कि ऑक्सीजन में, ग्लूकोज में, बाइकार्बोनेट में मदद कर रहा है, हार्मफुल वेस्ट निकाल रहा है, पर ये ट्रांजिट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, रुका हुआ नहीं रहता है, स्टिल नहीं रहता है, प्रेजेंट रहता है. और हमारे जो स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स होते हैं उसमें ब्लड तो नहीं होता है, उसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम्स होते हैं. और ह्यूमन के अंदर ब्लड और लिम्फ दोनों होते हैं.
प्लाज्मा की बात करते हैं। जो हमारा कंपोनेंट ऑफ ब्लड होता है वो सिर्फ दो से बना होता है, एक तो प्लाज्मा से, एक फॉर्मिड एलिमेंट से। जो प्लाज्मा होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कितना रहता है, 55% रहता है, और जो हमारे पास फॉर्मिड एलिमेंट रहता है वो 45% रहता है। प्लाज्मा 55% रहता है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें वाटर 90 से 92% रहता है, और प्रोटीन्स 6 से 8% रहते हैं। फॉर्मिड एलिमेंट्स में 3 बताया था, RBC, WBC, प्लेटलेट्स रहता है। बाकी दिस इज़ ऑल आई टोल्ड यू about their composition, their differences. So this is all about today. Thank you.